हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल नूर रियल सॉल्यूशन। नूर रियल सॉल्यूशन में आपका फिर से स्वागत है। फ्रेंड्स, कोरल ड्रॉ 17 का ट्यूटोरियल चल रहा है। आज के इस ट्यूटोरियल में हम समझने वाले हैं स्टैंडर्ड्स टूलबार को। तो चलिए फ्रेंड्स, आज का लेसन हम स्टार्ट करते हैं। इससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। और अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बेल आइकन को भी दबाइए ताकि आपको हमारी हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। तो फ्रेंड्स, चलिए हम स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, पिछली वीडियो में हमने आपको बताया था कि ये एरिया जो होता है ये स्टैंडर्ड्स टूल बार का एरिया होता है और इसके अंदर जितने ऑप्शंस हैं और जितने टूल्स हैं वो ऑलरेडी हमारे फाइल के अंदर मौजूद होती है, लेकिन इसकी ज़रूरत बार बार पड़ती है और ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है, इसलिए इन सब को जमा कर दिया गया है और उस एरिया का नाम दे दिया गया है स्टैंडर्ड्स टूल बार। तो फ्रेंड्स, चलिए इनमें से एक एक करके सभी को हम समझने की कोशिश करते हैं। इसमें सबसे पहला जो ऑप्शन है, जब उसके ऊपर हम माउस ले जाते हैं तो लिख कर आ रहा न्यू और उसके आगे शॉर्टकट की लिखा हुआ Ctrl+N, नीचे लिखा हुआ स्टार्ट अ न्यू डॉक्यूमेंट। तो फ्रेंड्स, जब हम कोरल के ऊपर कोई भी काम करना चाहते हैं, कोई प्रोजेक्ट तैयार करना चाहते हैं, कोई फाइल बनाना चाहते हैं, तो उसके लिए हमें सबसे पहले एक ब्लैंक न्यू फाइल क्रिएट करनी पड़ती है। तो उसके लिए हमें इसी के ऊपर क्लिक करना पड़ेगा, या तो फिर हम शॉर्टकट की Ctrl+N के साथ भी ओपन कर सकते हैं, या फिर फाइल के अंदर जा कर के इसमें सबसे पहला ऑप्शन न्यू का है, इसके ऊपर क्लिक करके हम न्यू फाइल क्रिएट कर सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, हम यहाँ से इसके ऊपर क्लिक करके एक न्यू फाइल क्रिएट करते हैं। तो हमने इसके ऊपर क्लिक कर दिया तो फ्रेंड्स देखिए, न्यू ब्लैंक फाइल हमारे सामने ओपन हो चुकी है। अब इसके ऊपर जो भी हम काम करेंगे और उसको सेव करेंगे तो वो आपकी कंप्यूटर में सेव होती चली जाएगी। उसके बाद दूसरा ऑप्शन जो है वो ओपन का है। जब इसके ऊपर हम माउस ले गए तो ये लिख कर आ रहा ओपन और उसके बगल में शॉर्टकट की भी लिख कर आ रहा Ctrl+O, यानी कि कंट्रोल के साथ आप O को प्रेस करेंगे तो ये कमांड आपका ओपन होगा। तो फ्रेंड्स, ओपन क्या चीज़ होती है उसके बारे में खुद लिखा हुआ है कि ओपन एन एग्जिस्टिंग डॉक्यूमेंट बाय ब्राउजिंग टू द फोल्डर वेयर द डॉक्यूमेंट इज़ लोकेटेड। कि अगर आपकी ऑलरेडी कोरल की फाइल जो आपने पहले बना रखी है या आपके पास पहले से मौजूद है, आप उसको खोल कर देखना चाहते हैं या उसके ऊपर कोई वर्क करना चाहते हैं या उसके अंदर कोई चेंजिंग करना चाहते हैं या इस तरह से और भी कुछ करना चाहते हैं, वो CDR फाइल है, मतलब कि कोरल की फाइल है, तो उसके लिए आपको इस कमांड को यूज़ करना पड़ेगा। इसका शॉर्टकट की Ctrl+O दबाकर भी इसको ओपन कर सकते हैं और यहाँ से फाइल मेनू में जाकर आप ओपन का कमांड यूज़ कर सकते हैं। तो हम यहाँ से इसके ऊपर क्लिक करके ओपन करते हैं। जब हम इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो हमारे सामने एक फ़ाइल ओपन हो जाएगी। ये वही फ़ाइल होती है जो लास्ट बार आपने ओपन किया होता है। जहाँ से लास्ट बार आपने जिस लोकेशन से फ़ाइल को ओपन की होती है वही लोकेशन खुलकर आ जाता है। अगर आपको लोकेशन चेंज करनी है तो आप अपने अकॉर्डिंग लोकेशन चेंज भी कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ से हम कोई भी फ़ाइल आपको ओपन करके दिखाते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, हमें ओपन करना है लाइफ केयर। तो अब बहुत सारी फाइल हमारे पास थी, उसमें मैं ढूंढता हमें टाइम भी लग जाता है, इसलिए हमने डायरेक्ट यहाँ से सर्च बॉक्स में आकर सर्च कर लिया। हमारे पास दो फाइल आई है सामने, एक लाइफ केयर और दूसरा लाइफ केयर 2, और दोनों की एक बैकअप फाइल है। तो हम जब भी ओपन करेंगे तो ओरिजिनल फाइल को ओपन करेंगे, बैकअप फाइल को ओपन नहीं करेंगे। तो हम लाइफ केयर, ये हमारी ओरिजिनल फाइल है, इसको हम ओपन करते हैं। इसके ऊपर आप डबल क्लिक करके भी ओपन कर सकते हैं, या तो यहाँ से आप ओपन वाले बटन पे क्लिक करके ओपन कर सकते हैं। तो चलिए हम यहाँ से क्लिक करते हैं। तो फ्रेंड्स, देखा आपने, ये हमारे सामने फ़ाइल ओपन हो चुकी है। ये वो फाइल है जो ऑलरेडी हमारे पास कोरल ड्रॉ की फ़ाइल मौजूद थी और उसको हमने ओपन किया। या तो हम इसको देखने के लिए ओपन कर सकते हैं, या हमें इसके ऊपर कुछ वर्क करना है, कुछ चेंजिंग करनी है, तो उसके लिए भी हमें ओपन कर सकते हैं। इस दोनों काम के लिए हमें ओपन का कमांड यूज़ करना पड़ेगा। तो फ्रेंड्स, आपने इस दोनों के बीच में फ़र्क समझ लिया, एक न्यू और ओपन में क्या फ़र्क है। न्यू का शॉर्टकट की है Ctrl+N, ओपन का शॉर्टकट की है Ctrl+O। और इस दोनों के अंदर फ़र्क ये है कि जब हम न्यू का कमांड यूज़ करेंगे तो हमारे सामने न्यू
डॉक्यूमेंट ओपन होगी, न्यू डॉक्यूमेंट ओपन होगी। लेकिन जब हम ओपन का कमांड यूज़ करेंगे तो हमारे पास ऑलरेडी CDR फाइल जो होगी वो ओपन होगी। अब चाहे उसे हम देखने के लिए ओपन करें या तो फिर उसके अंदर कुछ करेक्शन करने के लिए, कुछ वर्क करने के लिए हम ओपन करें। तो फ्रेंड्स, आपने ये दोनों ऑप्शन समझ लिया। आगे की तरफ हम चलते हैं। इसमें तीसरा ऑप्शन जो है वो सेव का है। जब इसके ऊपर हम माउस ले जाते हैं तो लिख कर आ रहा है सेव। इसका शॉर्टकट की Ctrl+S। नीचे डेफिनेशन लिखा हुआ है सेव द एक्टिव डॉक्यूमेंट। जो डॉक्यूमेंट जिसके ऊपर आप काम कर रहे हैं, जो आपके सामने खुली हुई है, उसको सेव करने के लिए आप इसके ऊपर क्लिक करके सेव कर सकते हैं। और ये अभी हाईलाइट नहीं है, वो क्यों नहीं है हाईलाइट ये भी मैं बताऊंगा। और यही चीज़ आप फाइल मेनू से भी कर सकते हैं। जब फाइल मेनू में आएंगे तो यहाँ पे देखिए ये जो दिख रहा है आपको सेव का ऑप्शन मौजूद है, लेकिन ये हाईलाइट नहीं है। और इसको शॉर्टकट की Ctrl+S से भी आप कर सकते हैं, Ctrl+S से भी, और यहाँ से भी कर सकते हैं। लेकिन अब ये कुछ नहीं होगा। हम Ctrl+S भी कर रहा हूँ लेकिन नहीं हो रहा। यहाँ से भी हाईलाइट नहीं है और यहाँ भी हाईलाइट नहीं है। वो इसलिए नहीं है कि ये फ़ाइल जो हमने ओपन की है इसके ऊपर हमने कुछ चेंजिंग किया ही नहीं है। ये तो ऑलरेडी पहले से सेव है और इसके ऊपर हमने कुछ चेंज किया ही नहीं, तो इसको सेव करने की ज़रूरत ही नहीं है, इसलिए ऑप्शन हाईलाइट नहीं है। लेकिन जैसे ही इसके ऊपर मैं कुछ भी काम करता हूँ तो ये ऑप्शन फ़ौरन हाईलाइट हो जाएगा और ये एलिजिबल हो जाएगा सेव के। तो फ्रेंड्स चलिए इसके ऊपर हम कुछ लिख देते हैं। हमने उसके ऊपर लिख दिया हेलो। जब हमने इसके ऊपर काम किया तो खुद ब खुद यहाँ सेव का ऑप्शन हाईलाइट हो गया, क्योंकि जब तक हम कुछ काम नहीं करेंगे तो हम किस चीज़ को सेव करेंगे। जब हमने काम किया तब हमें इसको सेव करने की अगर ज़रूरत पड़ेगी तो हम सेव कर सकते हैं। फ्रेंड, जैसे ही आपने देखा कि मैं हेलो लिखा हूँ या इस तरह से कुछ भी मैं करता तो ये ऑप्शन हाईलाइट हो जाता। ये ऑप्शन हाईलाइट हो गया। आप चाहें तो Ctrl+S से भी हम सेव कर सकते हैं। तो ये फाइल जहाँ मेरी सेव थी वहीं पे अपडेट के साथ सेव हो गई और ये हाईलाइट ख़त्म हो चुका है। फिर इसके अंदर हम कुछ चेंजिंग करेंगे, फिर ये हाईलाइट हो जाएगा, ये ऑन हो जाएगा। फिर इसके अंदर हम कुछ चेंजिंग करेंगे, यहाँ से वहाँ कुछ भी चेंजिंग करेंगे और फिर यहाँ से ये हाईलाइट हो जाएगा, ये ऑन हो जाएगा। फ्रेंड्स, जब इसको हम सेव कर रहे हैं तो ये लोकेशन नहीं पूछ रहा है, डायरेक्ट सेव हो जा रहा है, क्योंकि ये ऑलरेडी फाइल सेव है। जिस लोकेशन में सेव है उसी में ये अपडेट होता जा रहा है। लेकिन इसके अलावा अगर नई फाइल होती, पहली बार जब हम सेव कर रहे होते तो हमारे पास लोकेशन सेलेक्ट करने का ऑप्शन आता। तो इस फाइल को हम क्लोज करते हैं और ब्लैंक फाइल पे, न्यू फाइल पे हम कुछ करके उसको सेव करके देखते हैं। जैसे हमने इसको काटा दिया, हमसे पूछ रहा है जो आपने चेंजिंग की है इसको सेव रखना चाहते हैं या सेव करना नहीं चाहते हैं, तो मैं नो कर देता हूं कि हमें इसको सेव करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है फ्रेंड्स, अब ये हमारे सामने जो फाइल है ये बिल्कुल ब्लैंक फाइल है। इसके ऊपर हमने कुछ काम किया और इसको मैं सेव करता हूँ Ctrl+S से, तो ये लोकेशन पूछ रहा है। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ से मैं सेव करता हूँ क्योंकि मैं स्टैंडर्ड्स टूल बार को पढ़ रहा हूँ। तो स्टैंडर्ड्स टूल बार के अंदर जो सेव का ऑप्शन है उसके ऊपर क्लिक करके मैं इसको सेव करता हूँ। जब मैं इसके ऊपर क्लिक करूँगा सेम वही कमांड ओपन होगा और ये हमें जिस लोकेशन पे करना है मैं डेस्कटॉप सेलेक्ट कर ले रहा हूँ और इस फाइल का जो भी नाम देना है वो नाम मैं टाइप कर दे रहा हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं दे दिया न्यू और इसको मैं ओके कर दे रहा हूँ। तो ये न्यू के नाम से डेस्कटॉप के ऊपर ये फाइल सेव हो चुकी है। उसके बाद जो ऑप्शन है ये प्रिंट का है। माउस ले गए तो इस पर लिख कर आ रहा है प्रिंट, शॉर्टकट की Ctrl+P और नीचे लिखा हुआ है चूज प्रिंटिंग ऑप्शंस एंड प्रिंट द एक्टिव डॉक्यूमेंट। मतलब जो डॉक्यूमेंट आपके सामने खुली हुई है उसको आप प्रिंट देना चाहते हैं तो उसका शॉर्टकट की आप Ctrl+P भी यूज़ कर सकते हैं और यहाँ पर क्लिक करके भी कमांड दे सकते हैं या फाइल में जा कर के आप यहाँ से प्रिंट का यूज़ भी कर सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, इसको हम प्रिंट का ऑप्शन प्रिंट करके भी देख लेते हैं। तो यहाँ से हमने इसके ऊपर प्रिंट किया। जब हम प्रिंट के ऊपर क्लिक करते हैं तो हमारे सामने इस तरह से एक डायलॉग बॉक्स ओपन होता है। इसमें सारे प्रिंट की सेटिंग होती है, इसको हम बाद में समझेंगे। यहाँ से हमें प्रिंटर सेलेक्ट करना होता है। जितनी प्रिंटर हमारे पास जो कंप्यूटर से अटैच होगा उसका नाम आ जाएगा। यहाँ से जिस प्रिंटर से भी आप प्रिंट देना चाहते हैं वो प्रिंटर आप सेलेक्ट कर लेंगे और यहाँ से फिर प्रीव्यू देख करके और फिर
यहाँ से प्रीव्यू दिखा देगा आपको। उसके बाद आप फिर यहाँ से जब कमांड दे देंगे तो वो प्रिंट हो जाएगा। तो हमें अभी प्रिंट नहीं करना है और इसमें एक एक करके सारे ऑप्शन को मैं समझूंगा, क्योंकि अगर इसको मैं बताने लगूँ तो फिर वीडियो हमारी लंबी हो जाएगी। इसको समझाने के लिए मैं अलग से एक वीडियो बनाऊँगा। फिलहाल हमें स्टैंडर्ड टूल बार को समझना है, तो इसलिए यहाँ से हम बैक होते हैं और आगे की तरफ अब हम चलते हैं। इसके बाद जो ऑप्शन है वो कॉपी का है। तो कॉमन बात है, सभी लोग जाते हैं Ctrl+C से कॉपी होता है। जब किसी भी चीज़ को हमें कॉपी करनी होती है तो Ctrl+C हमने प्रेस किया और फिर Ctrl+V कर दिया हमने, तो ये पेस्ट हो जाएगा। लेकिन कोरल ड्रॉ के अंदर ये एक कोरल ड्रॉ की एक खासियत होती है कि जिस चीज़ को आप कॉपी करेंगे तो जिस लोकेशन से आपने कॉपी किया जब पेस्ट करेंगे तो ठीक उसी लोकेशन पे वो पेस्ट होगा। तो हमने अभी Ctrl+V किया है लेकिन हमें दिख नहीं रहा, नज़र नहीं आ रहा, क्योंकि उसी लोकेशन पे वो पेस्ट हो गया। मतलब वो चीज़ डबल हो गई, जो पहले सिंगल थी वो अब डबल हो चुकी है। ये हमें पता कैसे चलेगा? जब इसके ऊपर हम ऐसे माउस रख करके इस तरह ड्रैग करेंगे तो ये अलग हमें हो जाएगा। तो फ्रेंड्स देखा आपने, ये कॉपी होकर के पेस्ट हो चुकी थी और हमें दिख नहीं रहा था क्योंकि लोकेशन दोनों का सेम था। जब हमने इसको हटाया तब ये दोनों अलग अलग हुआ। तो ये ऑप्शन जो है कॉपी का होता है और ये पेस्ट का होता है। ये कॉमन चीज़ है, जब किसी भी फाइल को हम कॉपी करेंगे जब भी पेस्ट का ऑप्शन हाईलाइट होगा। और ये ऑप्शन जो है कट का है, Ctrl+X से कट होता है। मतलब कि कट और कॉपी में जो फ़र्क होता है वो ये होता है, जब आप कट करेंगे तो जिस डॉक्यूमेंट को आप कट करेंगे और फिर पेस्ट करेंगे तो जिस जगह से आपने कट किया है वहाँ से वो फाइल हट जाएगी और जहाँ पेस्ट करेंगे सिर्फ वहीं पे रहेगी। लेकिन कॉपी में ये होता है कि दोनों जगह रहती है। आपने जहाँ से कॉपी किया वहाँ भी रहेगी और जहाँ पर पेस्ट कर रहे हैं वहाँ पर भी उसकी डुप्लीकेट बन जाएगी। तो फ्रेंड्स दोनों में यही फ़र्क होता है। फ्रेंड्स उसके बाद जो ऑप्शन है वो अंडू का है, जिसका शॉर्टकट की Ctrl+Z होता है। इसका काम ये होता है कि आपका जो लास्ट एक्शन होता है उसको वो कैंसिल करता है। इसके ज़रिए से आप उसको कैंसिल कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आपने इसको उठा करके यहाँ रख दिया, अब आपको लगा कि नहीं पहले जहाँ था वो सही था, तो उसके लिए आप शॉर्टकट की Ctrl+Z भी यूज़ कर सकते हैं और यहाँ से इसके ऊपर क्लिक करके आप इस कमांड को यूज़ कर सकते हैं। तो हम इसके ऊपर क्लिक करते हैं तो ये देखिए फ्रेंड्स, जहाँ पे पहले था वो वहीं पर आ गया। मतलब जो लास्ट हमारा एक्शन था, लास्ट कमांड था, उसको इसने कैंसिल कर दिया। उसके बाद जो ऑप्शन है वो रीडू का है। रीडू का काम ये होता है कि जिस एक्शन को आपने कैंसिल किया है उसको रीअप्लाई करता है ये। जैसे मैंने यहाँ से इसको उठाकर यहाँ रख दिया, अब मुझे लगा कि नहीं पहले जो था वो सही था, हमने जो किया जो है ये गलत कर दिया है। तो इसको हमने कैंसिल करने के लिए इसके ऊपर क्लिक किया। अब हमें लगा नहीं जो हमने किया था वो सही था, इसको हमने बेकार का कैंसिल कर दिया, वही सही था। उसके लिए तो फिर हम रीडू कर देंगे, तो ये हमारा एक्शन जो कैंसिल हुआ था वो दोबारा से रीअप्लाई हो जाएगा। फ्रेंड्स आपने समझ लिया, Ctrl+Z से अंडू होता है और Ctrl+Shift+Z से रीडू होता है। उसके बाद जो ऑप्शन हमारा वो सर्च कंटेंट है, इसका यूज़ बहुत ही कम होता है। असल में इसमें क्या होता है, आपके पास कुछ कंटेंट है या कुछ बनी बनाई फाइल है, चाहे वो JPG हो, कोई भी फाइल हो, तो उसको आप सर्च कर सकते हैं। इसमें कुछ ऑप्शन होते हैं वो ऑनलाइन भी चलते हैं और कुछ फाइल कंप्यूटर के अंदर से भी आप निकाल सकते हैं। इसका यूज़ ही है ही नहीं, तो इसलिए इसको हम छोड़ते हैं। जो हमारा ज़रूरी कमांड है उसको हम देखते हैं। उसके बाद जो हमारा ज़रूरी है वो इम्पोर्ट है और उसके बाद जो है वो एक्सपोर्ट। इस दोनों को हम समझते हैं। ये इंपोर्ट क्या होता है, इसका शॉर्टकट की है Ctrl+I। जब हमें कोई भी JPG फाइल कोरल के अंदर ओपन करनी होती है तो हमें इंपोर्ट करना पड़ता है। तो उसके लिए हम शॉर्टकट की भी यूज़ कर सकते हैं Ctrl+I से, और यहाँ पर भी क्लिक करके इस कमांड का हम यूज़ कर सकते हैं और फाइल में जा करके यहाँ से इंपोर्ट हम कर सकते हैं। इसी तरह एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं। एक्सपोर्ट में क्या होता है, जब हमने कोई फाइल बनाई, फॉर एग्ज़ाम्पल हमने कुछ भी डिज़ाइन किया, मान लीजिए हमने ये बनाया, समझाने के लिए आपको मैं बना दे रहा हूँ कुछ, और हमें ये किसी को दिखाना है मोबाइल के ऊपर या कहीं, तो अगर हम इसको CDR फाइल में उसको भेजेंगे, CDR फाइल में दिखाएंगे, तो वो जिसके पास कोरल ड्रॉ इंस्टॉल होगा जिसके कंप्यूटर में, तो वहीं ये ओपन होगा। मोबाइल में तो होगा नहीं क्योंकि मोबाइल में कोरल ड्रॉ नहीं होता। तो उसके लिए हमें एक्सपोर्ट करके भेजना पड़ता है। इसको पहले JPG या इमेज की कोई भी फाइल बनानी पड़ती है, तो उसके लिए हमें एक्सपोर्ट की ज़रूरत पड़ती है। उसका शॉर्टकट की है Ctrl+E और यहाँ से भी आप एक्सपोर्ट कर सकते हैं। जब एक्सपोर्ट करेंगे तो यहाँ से आपको फाइल
सेलेक्ट करने का ऑप्शन आएगा, इसमें से जो भी जिस फाइल में आप उसको भेजना चाहते हैं वो फाइल सेलेक्ट कर सकते हैं। हमने जेपीजी ही रहने दिया। लोकेशन सेलेक्ट कर लेते हैं और उसके बाद इसका नाम को चेंज कर देते हैं, फिर एक्सपोर्ट करते हैं। ये ऑप्शन आएगा, यहाँ से आप क्वालिटी जो भी देना चाहे दे सकते हैं। यहाँ से कलर मोड आता है, इस हमने RGB कलर बताया था CMYK। अगर इसको मोबाइल पे देखना चाहते हैं या सोशल मीडिया पे या कहीं पे मतलब डिजिटली देखना चाहते हैं तो उसके लिए हमें RGB कलर ही बेस्ट होता है। और अगर इसका प्रिंट देना चाहते हैं तो CMYK सही होता है। तो हम RGB कर देते हैं या CMYK कर देते हैं, जो भी आप अपने अकॉर्डिंग इसको कर सकते हैं। तो मैं CMYK रहने देता हूँ और यहाँ से ओके कर दूंगा, तो ये हमारा एक्सपोर्ट हो गया। अब इसको देखने के लिए हम क्या करते हैं, ये फ्रेंड्स JPG बन चुका है और ये कहीं भी किसी भी मोबाइल में, टैबलेट में, कंप्यूटर में कहीं भी ये ओपन हो सकता है और आसानी के साथ हर कोई इसे देख सकता है और ओपन कर सकता है। तो फ्रेंड्स आपने समझ लिया, इंपोर्ट का जो ऑप्शन होता है, किसी भी JPG फाइल को या किसी भी इमेज को हमें कोरल के अंदर ओपन करने के लिए इंपोर्ट करना पड़ता है। और किसी भी डॉक्यूमेंट को या किसी भी फाइल को हमें किसी को दिखाने के लिए या कहीं भेजने के लिए हमें एक्सपोर्ट करना पड़ता है। उसमें क्या होता है कि वो फाइल फिर वो फाइल एक इमेज बन जाती है और वो किसी भी कंप्यूटर में या किसी भी मोबाइल में आसानी के साथ खुल सकती है और हर कोई उसे देख सकता है। उसके बाद जो ऑप्शन है वो PDF, पब्लिश टू PDF। सेम इसी तरह किसी भी फाइल को आप PDF में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। जैसे हमने अभी JPG में कन्वर्ट किया था, मतलब एक्सपोर्ट करके, इसी को हम PDF में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो PDF में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। उसके लिए हमें ये कमांड यूज़ करना पड़ेगा। इसके ऊपर जब हम क्लिक करेंगे तो ये जो भी नाम देना चाहते हैं आप नाम दे सकते हैं, लोकेशन सेलेक्ट कर सकते हैं और यहाँ से जब ओके कर देंगे तो मैं इसका नाम चेंज कर दे रहा हूँ, B कर दिया हमने और इसको सेव कर दिया। तो ये डेस्कटॉप के ऊपर PDF फाइल में हमारी सेव हो गई। ये आप इसको देख सकते हैं, ये PDF फाइल क्रिएट हो चुकी है। अब इसको किसी को भी आप भेज देंगे तो PDF फाइल ये ओपन हो जाएगी हर किसी के मोबाइल में या कंप्यूटर में कहीं भी। उसके बाद जो ये ऑप्शन है, ये पेज का जूम लेवल होता है। अभी जो हमारा पेज है उसका जूम लेवल 37% है। इसमें आप कुछ चेंजिंग करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। जैसे 2 फीट कर देंगे तो जो हमारा ऑब्जेक्ट होगा, जो हम काम कर रहे हैं, वो हमारे बिल्कुल सामने आ जाएगा और उसका परसेंटेज लेवल यह दिखा देगा। उसके बाद 2 पेज है तो सिर्फ पेज का एरिया आएगा। इसी तरह 2 विड्थ है तो जो पेज की चौड़ाई होती है सिर्फ उसको दिखाएगा। उसके बाद इसी तरह आप 2 हाइट कर देंगे तो हाइट में दिखाएगा। फिर इसी तरह नंबर से, इस नंबर से आप पेज का लेवल, जूम लेवल सेलेक्ट कर सकते हैं और ये ऑटोमेटिक कम ज़्यादा होता रहता है। जब माउस से आप स्क्रॉल करेंगे तो ये जिस लेवल पे जाकर रुकेगा वो लेवल, उसका जूम लेवल यहाँ पर शो होगा। उसके बाद जो ऑप्शन है वो फुल स्क्रीन प्रीव्यू का है और इसका शॉर्टकट की है F9 और F9 मैं अभी यूज़ नहीं कर सकता हूँ क्योंकि हमारा जो स्क्रीन रिकॉर्डर चल रहा है वो स्टॉप होने का भी शॉर्टकट की F9 है। अगर मैं F9 आपको क्लिक करके बताऊँगा स्क्रीन रिकॉर्डिंग जो हो रहा है वो बंद हो जाएगा। तो फ्रेंड्स आप सिर्फ जान लें कि ये F9 इसका शॉर्टकट की है और यहाँ पे इसके ऊपर भी क्लिक करके आप इस तरह से देख सकते हैं। फिर इसके ऊपर दोबारा क्लिक करेंगे तो ये जिस पोजीशन पे था उसी पोजीशन पे आ जाएगा। उसके बाद जो ऑप्शन देख रहे हैं ये शो रूलर है। ये जो आपको दिख रहा ये रूलर कहलाता है। जब इसके ऊपर हम टिक जो ये सेलेक्ट है इसको अनसेलेक्ट कर देंगे तो ये ऑप्शन, ये रूलर जो था वो हट जाएगा, हाइड हो जाएगा। इसे दोबारा से हम क्लिक कर देते हैं ये आ जाएगा। इसकी हमें ज़रूरत क्या पड़ती है, किसी भी चीज़ को आप लेवल में लेना चाहते हैं, किसी भी ऑब्जेक्ट को लेवल में लेना चाहते हैं, उसके लिए हमें कभी कभी इसकी ज़रूरत पड़ती है। इस तरह से आप लेवल मिला सकते हैं। जैसे हमने ऐसे कर दिया, इसको हमें यहाँ तक रखना है। इसी तरह कुछ ऑब्जेक्ट है जिसको हमें यहाँ तक रखना है। फिर बीच में दोनों की गैपिंग क्या है, इसका यूज़ हम इस तरह बताते हैं कि जैसे कि ये हमारा इस पेज पे, अगर हम चाहते हैं कि ये बॉक्स दूसरी पेज पे भी सेम इसी जगह हो तो उसके लिए भी हम गाइडलाइन का यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ से हमने इसको कॉपी कर लिया और दूसरे पेज पर ला करके इस तरह से हमने यहाँ सेट कर दिया। तो फ्रेंड्स देखिए सेम वही लोकेशन है दोनों पेज पे। तो हमने ये कैसे किया, इस गाइडलाइन की मदद से किया। तो फ्रेंड इसी तरह हमारे लिए गाइडलाइन बहुत यूज़फुल होता है और किसी भी पर्पज़ से आप इसको यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद जो ऑप्शन है शो ग्रिड है। शो ग्रिड होता है, जब इसके ऊपर हम क्लिक करेंगे तो इस तरह हो सकता है। ये भी सेम वही काम के लिए आता है, किसी लेवल को आप बैठाने के लिए, मैपिंग करने के लिए, जैसे कुछ आप डिज़ाइन करना चाहते हैं और उसके अंदर कितना स्पेस है, इस तरह से आप, जैसे हमने एक बॉक्स छोड़कर दूसरा बॉक्स दिया,
Ctrl+R कमांड देकर हमने इसको रिपीट किया। तो फ्रेंड देखिए, इस दोनों के अंदर की जो गैपिंग है हमें आसानी के साथ दिख रहा है कि हमने एक बॉक्स के लेवल में ये गैपिंग छोड़ रखी है। तो इस तरह से और भी बहुत सारे काम हो सकते हैं। तो इसकी अगर आपको ज़रूरत पड़ती है तो आप इसको ऑन कर सकते हैं, ज़रूरत नहीं पड़ती तो इसको आप अनचेक करके हाइड कर सकते हैं। उसके बाद जो ऑप्शन है वो शो गाइडलाइन का है। तो फिर इसका यूज़ क्या होता है कि अगर इसके ऊपर इसको आप अनचेक कर देते हैं तो जो आप गाइडलाइन लेंगे तो गाइडलाइन तो होगा लेकिन आपको दिखेगा नहीं। ठीक है फ्रेंड्स, अगर उसको देखना चाहते हैं उसके लिए आपको इसको ऑन करना पड़ेगा। ऑन हो जाएगा तो ये आपको दिखेगा कि आपने कितनी गाइडलाइन ले रखी है और कहाँ कहाँ पे गाइडलाइन ले रखी है। इसके बाद जो ऑप्शन है ये स्नैप टू का है। फ्रेंड्स ये बहुत ही यूज़फुल होता है और इसको मैं अलग से एक अलग वीडियो में मैं आपको बताऊँगा। और इसमें क्योंकि ये वीडियो ऑलरेडी पहले से ही लंबी हो चुकी है तो आज के लिए मैं यहीं स्टॉप करता हूँ और अगले वीडियो में स्नैप टू को बहुत ही डिटेल तरीके से मैं समझाऊंगा क्योंकि ये बहुत ही काम आने वाला ऑप्शन है। तो आज के लिए बस इतना ही फ्रेंड्स। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। अगर किसी तरह का कोई क्वेश्चन हो, कोई चीज़ आपको समझ में नहीं आया हो तो आप हमसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछ सकते हैं, आपको ज़रूर रिप्लाई किया जाएगा। तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। जब तक के लिए शुक्रिया, अपना ख्याल रखिएगा।